आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है और अगला प्रश्न भी है, वाई डू वी टीच साइंस? वाई डू वी टीच साइंस? हम विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं, या हमें विज्ञान पढ़ते ही क्यों हैं? विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता क्या है? विज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान रह जाएगा जीवन में, और विज्ञान पढ़ेंगे तो कौन कौन से फायदे होंगे, कौन कौन सा विकास होगा? तो जो सवाल है व्हाई डू वी टीच साइंस, वास्तव में यह ऐसे है कि द एम्स ऑफ टीचिंग साइंस, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। अपने जीवन में आप देखेंगे, वातावरण को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन के हर एक क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। जिस पेन से आप लिखते हैं वह भी विज्ञान की ही देन है। बहुत पहले कलम और दावात हुआ करता था, स्याही बनाई जाती थी और सरकंडे की कलम बना करके उससे विद्यार्थी लिखते थे, या ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार होती थीं। हम पेन से लिखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से अखबार छपते हैं, किताबें छपती हैं, आने जाने के साधन हैं, बाइक है, कार है, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं, और आपके और हमारे हाथ में जो मोबाइल या लैपटॉप है, यह सब कुछ विज्ञान की देन है। अगर विज्ञान नहीं पढ़ाया गया होता, अगर हम विज्ञान नहीं पढ़े होते, तो इन उपयोगी सामानों को, इन उपयोगी यंत्रों को हम बना ही नहीं पाते। विज्ञान से नॉलेज बढ़ता है। द फर्स्ट एम ऑफ टीचिंग साइंस इज टू एक्वायर नॉलेज। Remember, there is a difference between knowledge and information. सूचना में और ज्ञान में अंतर है। हर एक सूचना ज्ञान नहीं होती है। तो अगर मैंने नॉलेज को पहले बिंदु पर रखा है, शीर्ष पर रखा है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि साइंस aims to explain and understand. Science aims to explain, चाहे जो भी कोई चीज़ हो उसकी व्याख्या करना। Science aims to explain and understand, समझना, and it produces more and more accurate natural explanation of how the natural world works, and what are its components. ब्रह्मांड कैसे ऑपरेट करता है, या नित्य प्रति के जीवन में जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं मशीनों से या प्रकृति से, नदी पहाड़ झीलों से, तूफानों और झंझावातों से, इसकी समझ और इसकी व्याख्या, यह नॉलेज के द्वारा ही संभव है। और नॉलेज ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर इस पॉइंट को हम एक वाक्य में बोलें
So this knowledge is about connecting. This knowledge is about collecting knowledge to life outside the school. विद्यालय में हम विज्ञान के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं और हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इस विज्ञान को अपनी हम दिनचर्या में या अपने जीवन में कैसे इसका उपयोग करें, कैसे कनेक्ट करें। अगर विज्ञान ना पढ़ाया जाए तो नॉलेज तो सही या गलत कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। You might have heard that education begins in the cradle and continues till the coffin. थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, तात्पर्य ये कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है और व्यवहार से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता रहता है, लेकिन विज्ञान का ज्ञान अधिकतर क्षेत्रों में प्रयासपूर्वक ही प्राप्त किया जाता है। So, to provide the broader objectives of science, that is connecting knowledge to life outside the school, it becomes the first aim of teaching science. बहुत सारी बातें आएंगी। दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास। ज्ञान के बारे में आप कई बार सुन चुके हैं, विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम। जो व्यवस्थित ज्ञान है, जो विशिष्ट ज्ञान है, वह विज्ञान है। विशेष प्रकार का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। कार्य कारण संबंध ज्ञानम इति विज्ञानम। कार्य और कारण में जो संबंध होता है वह भी विज्ञान है। और पुनः पुनः परीक्षित ज्ञानम इति विज्ञानम, जिसका परीक्षण बार बार किया जाए और निष्कर्ष एक ही निकले, वह विज्ञान है। तो इस विज्ञान के प्रति समुचित और प्रभावी दृष्टिकोण विकसित करना विज्ञान शिक्षण का दूसरा उद्देश्य होगा कि बच्चे और आने वाली पीढ़ियाँ जो बातें कुछ ग्रंथों में लिखी गई हैं, अखबारों के लेख में आती हैं, बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं या प्रवचन देते हैं, तो बच्चे उसको यथावत मान ना लें, खुद से उन ग्रंथों को पढ़ें, संभव हो तो प्रयोगों को करें और अतिरिक्त स्रोतों से देखने का प्रयास करें कि जो कुछ उनको बताया गया है वह कितना सही है और कितना नहीं है। और इसमें बायस के लिए, पूर्वाग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। बायस के लिए, पूर्वाग्रह के लिए कोई भी स्थान नहीं है कि अगर सुनामी आ गई तो कोई दैवीय प्रकोप है, कोरोना आ गया तो बहुत बड़ा दैवीय प्रकोप है। प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है या चाहे जैसा प्रकोप हो, लेकिन कुछ न कुछ कारण होगा। तो ऐसे तमाम प्रश्न कई पीढ़ियों से चलते आए हैं, चल रहे हैं और आगे आते जाएंगे। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहेगा, दोहरा दूं की समस्या है, परिकल्पनाएं हैं, तथ्यों का संकलन है, ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, और बार बार अगर एक ही परिणाम निकल रहा है तो कुछ निष्कर्ष है। और इस तरह से भौतिक जगत के घटनाक्रमों का जब विश्लेषण होता है तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो विज्ञान पढ़ाने का जो दूसरा दृष्टिकोण है
दूसरा जो उद्देश्य है या हम विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, उसका दूसरा उत्तर है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, कुछ लोग उस पर विचार करते हैं, कुछ लोग विचार नहीं करते हैं। इसके पहले भी मैंने कभी उदाहरण दिया होगा आपको कि न्यूटन से पहले भी सेब पेड़ से गिरता था तो धरती पर ही गिरता था, आसमान में नहीं जाता था। आम और अमरूद जब पक करके नीचे गिरेंगे या तोड़े जाएंगे, शाख हिलाने के बाद, तो नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। यह सारे लोग देखते थे, लेकिन इंक्वायर किसने किया? न्यूटन ने किया। आप सारे लोगों ने सर आइजक न्यूटन का नाम सुना होगा। सो द नेक्स्ट एम ऑफ टीचिंग साइंस इज टू एनकरेज एंड इनेबल students to develop inquiring minds and curiosity about nature। बच्चों का मस्तिष्क पैसिव ना रहे, बल्कि वह इंक्वायरिंग रहे। वह सोचता रहे कि अगर कोई बात हुई है, कोई समस्या है, तो कारण क्या है और इसका संभावित समाधान क्या हो सकता है या क्या हो सकते हैं। एक से अधिक समाधान हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इंक्वायरिंग माइंड्स हो और क्यूरियासिटी हो। और इंक्वायरिंग माइंड और क्यूरियासिटी बगैर विज्ञान शिक्षण के संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं। बच्चों के मन में सवाल भी आता है कि चलो चिड़िया किसी प्रकार उड़ रही है, हल्की होती है, पंख होते हैं, लेकिन लोहे का भीमकाय जहाज, हवाई जहाज कैसे उड़ जाता है जो इतना भारी होता है? क्योंकि बच्चों को पता होता है कि अगर इसी जहाज को ढकेल के नदी या समुद्र की ओर ढकेल दिया जाए तो पानी में वो डूब जाएगा, लेकिन ये उड़ कैसे जाता है? उड़ान होती कैसे है? पेट्रोल जड़ है, ट्रेन जड़ है, लेकिन ट्रेन और कार ये सब चलती कैसे है? शक्ति क्या है? पावर क्या है? वेग या संवेग क्या है? ये जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले तो बच्चों का इस पर ध्यान नहीं जाता है, और अगर ध्यान जाता है तो उनके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। सो टू इंश्योर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, conceptual understanding is the next aim of teaching science at any level, from primary to higher secondary level. Inquiring mind, conceptual clarity, इसके बाद केवल जानने से काम नहीं चलेगा। आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और भी कई सामान हैं, बिगड़ सकते हैं। मोटरसाइकिल बिगड़ेगी, कार बिगड़ेगी, ट्रेन बिगड़ेगी, जहाज बिगड़ेगा, घड़ी बिगड़ेगी, साइकिल बिगड़ेगी। तो पहली बात तो बनाने के लिए, और दूसरी बात बना हुआ है तो अगर बेकार हो गया, ख़राब हो गया तो ठीक करने के लिए कुछ कौशलों की आवश्यकता होती है। तो यह विज्ञान है जो स्किल या कौशल का ज्ञान देता है, और इन कौशलों का उपयोग करके हम जो पहले से बनी वस्तुएं हैं उनमें सुधार लाते हैं, बिगड़ने पर ठीक करते हैं, और नई वस्तुएं बनाना सीखते हैं जो जीवनोपयोगी होती हैं। चाहे बात फिजिक्स की हो या मेडिसिन की हो।
यह विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य में चौथी या पांचवी बात थी। लिस्ट तो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक दो उद्देश्यों की और बात कर लेते हैं। When the child acquires a scientific attitude, he becomes in a position of taking informed decisions. अगर बच्चे ने विज्ञान पढ़ा है और उसके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो वह न केवल निर्णय लेने में समर्थ होगा, बल्कि अच्छी तरह से सूचनाओं पर आधारित, तथ्यों पर आधारित निर्णय लेगा। सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएगा कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। वैज्ञानिक मस्तिष्क है तो पहले बालक देखेगा कि कान अपनी जगह पर है या नहीं है। कभी कभी बच्चे आपस में बात करते हैं, बड़े लोग भी आपस में बात करते हैं कि ऐसा ऐसा किया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। यह सूचना है, सही भी हो सकती है, भ्रामक भी हो सकती है। लेकिन जब सूचनाएं होंगी और बच्चे का मस्तिष्क वैज्ञानिक होगा, तो बच्चा इन सूचनाओं के ऊपर आधारित अपने मस्तिष्क का उपयोग कर एक निर्णय ले पाएगा, जो कि विज्ञान शिक्षण के अभाव में मुझे तो नहीं लगता कि यह संभव है। Science also ensures that children start thinking analytically. एनालिसिस आप सारे लोगों ने सुना है। एनालिसिस कैसे करते हैं? थिंकिंग एनालिटिकली, क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। एनालाइज करेगा, बात नहीं बनी तो अपनी या कही सुनी बातों को भी वह क्रिटिसाइज करेगा कि क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और इस बीच में कुछ विज़न पैदा होती है। और जब इन सारे गुणों का विकास होगा, क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता का जन्म होगा। बालक सृजन करेगा, नई थियरी देगा, नए सिद्धांत देगा, नए उपकरण बनाएगा, या जो उपकरण उपलब्ध हैं, जो गैजेट्स उपलब्ध हैं, उसमें सुधार करेगा। तो चाहे वह एनालिसिस हो या क्रिटिकल थिंकिंग हो या क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता, किसी की भी बात हो, विज्ञान शिक्षण के अभाव में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अभाव में ये सारी की सारी बातें संभव नहीं हो पाएंगी। तो यह विज्ञान शिक्षण का एक और उद्देश्य था, या जो आपका पाठ्यक्रम है वाई डू वी टीच साइंस, ये उसका उत्तर है, लेकिन यह पूरा उत्तर नहीं है। इट इज़ ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। आगे भी बातें हो सकती हैं, बच्चों में आपस में, टीचर्स में आपस में, समाज के लोगों में, घर में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में। लोग किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते रहते हैं, डिबेट और डिस्कशन करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। और अगर बालक का मस्तिष्क वैज्ञानिक है, सो ही और शी विल बी इन ए पोजिशन टू जज द आर्गुमेंट्स एंड मेक डिसीजंस इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट।
वह जज कर पाएगा कि किसके आर्ग्यूमेंट में, किसके तर्क में कितना तथ्य है और कितनी कल्पना या कितनी आधारहीन बात। लेकिन जज तभी कर पाएगा जब उसका मस्तिष्क वैज्ञानिक हो, उस बालक के अंदर वैज्ञानिक अभिवृत्ति हो। समराइज कर देते हैं कि विज्ञान पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है जिस पर प्रायः बातें नहीं लिखी जाती हैं। साइंस आल्सो इनकलकेट्स वैल्यूज। विज्ञान मूल्यों का विकास करता है। लोग कहेंगे कि विज्ञान तो ना तो धर्म को मानता है ना तो मूल्य को मानता है। गहराई से विचार करेंगे तो ऐसा नहीं है। The aim of science to demonstrate attitudes and develop values of honesty and respect for themselves and others. I mean for the students and other people. विज्ञान ऑब्जेक्टिव होता है, अवलोकन, निरीक्षण पर, प्रयोगों पर आधारित होता है। भावनाओं में बह के व्याख्या नहीं होती है। सीधे सीधे जब घटनाओं का अवलोकन किया जाता है, बार बार अवलोकन किया जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग की जाती है, एक निर्णय होता है, कोई बात, खास तौर से नई बात जब सामने आती है और प्रयोग सिद्ध हो जाती है, तब जाकर के लोग इसकी सत्यता को मानने को विवश होते हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं या जिनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति है, उनमें नैतिकता अधिक होती है उन लोगों की तुलना में जो नैतिकता पर केवल प्रवचन सुनते हैं या मान लेते हैं कि यही नैतिक है और यही अनैतिक। रिमेंबर, नैतिकता या अनैतिकता यह समय और स्थान पर बदलती रहती है। 1-2 मिनट लग जाएगा, लेकिन इसको ऐसे देखें कि सीमा पर जब दो सेनाएं लड़ती हैं और दोनों ही तरफ के सैनिक हताहत होते हैं, दोनों को ही पुरस्कार दिया जाता है, जबकि मानव ही मानव को मार रहा होता है। वहाँ पर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के लिए आत्मोत्सर्ग कर देने वाला जो मूल्य है वो लागू होता है। लेकिन अपने समाज में मारपीट तो नहीं हो सकती, इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो यह कहना कि कहाँ पर हिंसा उचित है, कहाँ पर अनुचित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर रहेगा तो बालक, स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति एक यथार्थपरक और आदर्शपरक दोनों निर्णय ले पाएगा। तो विज्ञान शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसमें से कुछ उद्देश्य थे जो मैंने आपको बताए, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और बच्चों में इसका विकास कैसे किया जाए।